वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी 11 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 12। प्रैक्टिस करेंगे जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 12 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मौलिक अधिकारों को बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। 3 कथन है इसमें, 1, 2 या 3 भी सही हो सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर केवल सुप्रीम कोर्ट में ही रिट जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसको व्यापक अधिकार क्षेत्र दिया गया है। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो भाग 3 में हैं और रूस के नहीं बल्कि अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। गलत है। मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है, केवल उच्च न्यायालय में भी जाया जा सकता है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसको व्यापक अधिकार क्षेत्र है, अनुच्छेद 32 के तहत। ये वाला ठीक है। तो तीसरा वाला यहाँ पर केवल सही है। वैसे तो एक से ही एलिमिनेट हो जाता है ये। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनको अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें दूसरे देश के संविधान से प्रेरित हैं। किस किस संविधान से कौन सी चीज़ ली गई है वो इंपॉर्टेंट है। मैच वैच करने के लिए उसको पूछ लेता है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं और इन अनुच्छेद के तहत ये 5 प्रकार की रिट निकाल सकते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट या हिंदी में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक अधिकार क्षेत्र है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक अधिकार क्षेत्र दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजा अवंतीपुत्र निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित है? राजा अवंतीपुत्र का संबंध है सूरसेन महाजनपद से। देखिए, सूरसेन महाजनपद जो है वो यमुना दोआब में स्थित था। इसकी राजधानी थी मथुरा। बौद्ध परंपरा के अनुसार एक सूरसेन राजा अवंतीपुत्र बौद्ध अनुयायी था। उनका विवाह, उनका जो नाम है, नाम का शाब्दिक अर्थ अवंती का पुत्र, यानी सूरसेन और अवंती के बीच वैवाहिक संबंध की ओर संकेत करता है। तो डी करेक्ट हो गया। कई अन्य राजनीतिक केंद्रों की तरह मथुरा भी व्यापारिक मार्गों पर एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था जो उत्तर को दक्कन के साथ साथ पश्चिमी तट से जोड़ता था। ठीक है। इसके ऊपर कल भी एक प्रश्न था स्टेटमेंट में, अवंती पुत्र के ऊपर। 4 विकल्प में है, एक्सप्लेनेशन सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी बरेली में थी? बरेली में थी पांचाल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, पांचाल महाजनपद में वर्तमान रोहिलखंड क्षेत्र शामिल था और इसे गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित किया गया था। राज्य की 2 राजधानियां भी थीं। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। इस चीज को याद रखिएगा, ये पूछ लेता है। उत्तरी पांचाल की क्या? अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। तो सी करेक्ट हो गया। ठीक है। अहिच्छत्र यानी उत्तर प्रदेश में बरेली में आधुनिक रामनगर के साथ पहचानी गई और जो काम्पिल्य उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में काम्पिल्य के साथ पहचानी गई। ठीक है, जो दक्षिणी पांचाल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है ये और इसका उत्तर है भितरी स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर ए। भितरी स्तंभ शिलालेख उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर की सैदपुर तहसील में भितरी नामक स्थान पर पाया जाता है। इस शिलालेख में स्कंदगुप्त और हूणों के बीच युद्ध का वर्णन है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसमें हूणों को स्कंदगुप्त ने बुरी तरह पराजित किया था।
इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ये सारे के सारे प्रश्न जो मार्च में आर का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम होने वाला है उसमें बेनिफिट देंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद आगरा शहर इब्राहिम लोदी को सौंप दिया गया। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी ये भी पूछा जाता है, 1504 में, ठीक है। और सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात जो आगरा शहर है इब्राहिम लोदी को सौंप दिया गया। दोनों के दोनों करेक्ट है, सी है इसका आंसर। दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। सुल्तान की मृत्यु के बाद शहर उनके बेटे सुल्तान इब्राहिम लोदी को सौंप दिया गया। इब्राहिम लोदी आगरा से अपनी सल्तनत पर तब तक इब्राहिम लोदी ने, ठीक है, आगरा की सल्तनत पर तब तक शासन किया जब तक उसे 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने ना हरा दिया। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जीता बाबर, हारा लोदी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे अकबराबाद के नाम से जाना जाता है? आजमगढ़, मुरादाबाद, आगरा, अजमेर। अकबराबाद के नाम से जाना जाता है आगरा ही, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आगरा शहर का स्वर्ण युग मुगलों के साथ प्रारंभ हुआ। इसे तब अकबराबाद के नाम से जाना जाता था और यह बादशाहों यानी सम्राटों अकबर, जहांगीर और शाहजहां के अधीन मुगल साम्राज्य की राजधानी बना रहा। तो सी करेक्ट हो गया। अकबर ने इसे अपने मूल 12 सूबा में से एक का नामांकित स्थान बनाया, जो पुरानी दिल्ली, अवध, इलाहाबाद, मालवा और अजमेर सूबा की सीमा पर था। बाद में शाहजहां ने 1649 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद स्थानांतरित कर दी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी, कलियर, देवा या गढ़मुक्तेश्वर। हर साल प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, देवा में, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, लखनऊ से तीर्थ नगरी देवा मात्र 42 किलोमीटर की दूरी पर और बाराबंकी जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर पूर्ववर्ती अवध के मध्य स्थित है। यह हाजी वारिस अली शाह का जन्म स्थान है, जिन्होंने मानवता के प्रति सार्वभौमिक प्रेम के अपने संदेश से कई पीढ़ियों के लोगों के जीवन को प्रभावित किया। हाजी वारिस अली शाह हुसैनी सैयदों के परिवार से थे। उनका जन्म 19वीं सदी की पहली तिमाही में हुआ था। हर वो चीज़ जो उत्तर प्रदेश से रिलेट करती है हिस्ट्री में, उस पर ही प्रश्न ज़्यादा बनते हैं एग्जाम्स में, खासकर यूपी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 1558 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? बादलगढ़ किला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। बादलगढ़ किले की बात करें, इसकी केंद्रीय स्थिति के महत्व को समझते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया और 1558 में आगरा पहुंचे। उनके इतिहासकार अबुल फजल ने दर्ज किया कि यह एक ईंट का किला था। बादलगढ़ किला, जिसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था, यह खंडर अवस्था में था और अकबर ने इसका पुनर्निर्माण राजस्थान के धौलपुर जिले के बरौली क्षेत्र के लाल बलुआ पत्थर से करवाया था। तो बादलगढ़ किला बनाया सबसे पहले, उसके बाद आगरा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है धार्मिक शिक्षा और सूची 2 में है उनके क्षेत्र। कौन किससे होगा संबंधित? लाल देद, लाल शाहबाज कलंदर, निजामुद्दीन औलिया, रामानंद। रामानंद उत्तर प्रदेश से, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, लाल शाहबाज कलंदर सिंध और लाल देद कश्मीर। तो ये तो 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए ही हो गया इसका आंसर।
धार्मिक शिक्षक ये उनके क्षेत्र हैं। लाल देद कश्मीर, लाल शाहबाज कलंदर सिंध, निजामुद्दीन औलिया का सभी को पता होगा दिल्ली, रामानंद उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 1479 ईस्वी तक बस्ती तथा इसके आसपास के क्षेत्र किसके नियंत्रण में थे? दिल्ली सल्तनत, परमार, राजपूत, जौनपुर सल्तनत। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, जौनपुर सल्तनत। देखिए 1479 तक बस्ती और उसके आसपास के जो जिले थे वो जौनपुर सल्तनत के शासकों के नियंत्रण में रहे। जौनपुर सल्तनत पर अधिकार करने के बाद बहलोल लोदी ने सल्तनत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की सूबेदारी अपने भतीजे मोहम्मद फरमुली को सौंप दी, जिसका मुख्यालय बहराइच में था, जिसमें यह जिले और उसके आसपास के क्षेत्र शामिल थे। लगभग इसी समय प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक महात्मा कबीर इस जिले के मगहर में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जयचंद का पतन किस ऐतिहासिक घटना से हुआ? चंदावर के युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए 9वीं शताब्दी की शुरुआत में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज में रहने वाले अयोध्या वासियों को पदमुक्त कर दिया और इस शहर को अपने विस्तारित साम्राज्य के केंद्र के रूप में स्थापित किया। यह साम्राज्य प्रसिद्ध मिहिर भोज प्रथम के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंचा। महिपाल के शासनकाल के दौरान कन्नौज की शक्ति कम होने लगी, साथ ही अवध छोटे छोटे सरदारों में विभाजित हो गया, लेकिन अंततः उन सभी ने कन्नौज के गढ़वालों की नई बढ़ती शक्ति के आगे घुटने टेक दिए। अंतिम महत्वपूर्ण राजवंश जयचंद चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी की हमलावर सेना से लड़ते हुए मारा गया था। ठीक है, जयचंद का जो समय है 1170 से 1194 शासक के रूप में, और उसके निधन के कुछ समय बाद ही तुर्कों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। गाजीपुर के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अकबर के शासनकाल में अफगान अली कुली खान ने गाजीपुर का कार्यभार संभाला और जमानिया शहर का विकास किया। गाजीपुर राजा बलवंत सिंह के अधीन बनारस राज्य में आ गया। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों कथन। सी है, बी है इसका आंसर। देखिए तुगलक काल में जोना खां कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये प्रश्न बनता है इस पर। इसने जौनपुर को राजधानी के रूप में स्थापित किया, जिसके तहत गाजीपुर पर शासन किया। जोना खान के शासनकाल में सैयद मसूद गाजी ने पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज राजा मंधाता को हराकर इस शहर की स्थापना की थी, और लोदी काल में नसीर खान नुहानी गाजीपुर का प्रशासक था। मुगल काल के दौरान यह क्षेत्र मुख्य केंद्र था, जब बाबर ने गाजीपुर का कार्यभार संभाला और मोहम्मद खान नुहानी यहाँ के प्रशासक बने। और अकबर के शासनकाल में ये हैं प्रश्न के स्टेटमेंट। अफगान अली कुली खान ने गाजीपुर का कार्यभार संभाला और जमानिया शहर का विकास किया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर जमींदार मनसा राम ने अधिकार कर लिया। पहला वाला सही है। और इसके बाद गाजीपुर बनारस राज्य के अधिपत्य में आ गया और मनसा राम के पुत्र राजा बलवंत सिंह गाजीपुर के राजा बने, और दूसरा वाला भी सही है। ठीक है, ये रिलेट करती है उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, इसलिए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस शासक ने सुजानपुर टीला को अपनी राजधानी बनाया? हमीर चंद, राजा ईश्वरी सेन, राजा रणजीत सिंह, राजा संसार चंद द्वितीय। किस शासक ने सुजानपुर टीला को अपनी राजधानी बनाया? राजा संसार चंद द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। राजा संसार चंद द्वितीय के काल में ही हमीरपुर अधिक सुर्खियों में आया। उन्होंने सुजानपुर टीला को अपनी राजधानी बनाया और इस स्थान पर महल और मंदिर बनवाए। तो ए करेक्ट हो गया। राजा संसार चंद ने 1775 से 1823 तक शासन किया। उन्होंने जलंधर त्रिगत के पुराने साम्राज्य की स्थापना का सपना देखा, जिस पर एक समय उनके पूर्वजों का अधिकार था।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इनमें सही होगा? स्तूप गुंबददार संरचनाएं हैं जो बौद्ध धर्म में ध्यान के स्थान के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सांची का महान स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। बिल्कुल ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों कथन, सी है इसका आंसर। देखिए स्तूप जो हैं वो गुंबददार संरचनाएं हैं जिनमें अवशेष होते हैं और बौद्ध धर्म में ध्यान के स्थान के रूप में उपयोग किए जाते हैं। सांची का महान स्तूप जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था, भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक है। स्तूपों की वास्तुकला में आमतौर पर एक आधार, गुंबद और एक शिखर होता है जिसे अक्सर विभिन्न प्रतीकात्मक सजावट से सजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान कहाँ पर स्थित है? लेह में, कुल्लू में, अल्मोड़ा में, तिरुवनंतपुरम में। केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान जो केंद्रीय ये है लद्दाख के लेह में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जिसे पहले बौद्ध दर्शन विद्यालय के नाम से जाना जाता था, लद्दाख के लेह शहर में स्थित है, जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, ठीक है, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को।